अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खरीफ फसलों में उगने वाले खरपतवारों का समेकित नियंत्रण। झींगा मछली पालन अच्छी आमदनी कमाने का जरिया। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जो कि मुख्य फसलों के बीच स्वतः ही उग जाते हैं और ये खरपतवार न केवल फसलों की बढ़वार को बाधित करते हैं बल्कि हानिकारक कीट और रोगों की शरण स्थली कम करते हैं। इतना ही नहीं, ये खरपतवार मुख्य फसल से खाद, पानी और सूर्य की रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे उपज में भी भारी गिरावट देखी जाती है। इसलिए समय रहते इन खरपतवारों की रोकथाम किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र लादा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नब कुंडू। को बता दूं, जो है खरपतवार जो है मेनली 3 किस्म का होता है। एक है बड़े पत्ते वाला, एक है जो छोटे पत्ते वाला जो घास श्रेणी में आता है, और दूसरा है छोटे पत्ते वाला जो सेज श्रेणी में आता है। ठीक है, इनमें से अगर हम लोग समेकित खरपतवार नियंत्रण का बात करें तो जैसे धान का मैं उदाहरण देता हूँ। धान का जो है हम लोग जो अगर कोई भी पौधा लीजिए तो मेन जो क्रिटिकल टाइम के बारे में वैज्ञानिक बात करते हैं। क्रिटिकल टाइम मतलब उस स्थिति में पौधे का विकास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर उस स्थिति में कोई भी खरपतवार हो या कीड़ा का अगर प्रकोप देखा जाए, वैज्ञानिक अपना रिसर्च करके देखे है कि खरपतवार अगर कंट्रोल ना किया जाए तो जो है फसल का जो उपज है वो 60 से 70% भी घट सकता है। ठीक है, एक्सट्रीम केस में, और नॉर्मली 50% तो घट जाता ही अगर ठीक ठाक नियंत्रण ना हो। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जो खाद देंगे पौधे को खाने के लिए, ठीक है, खरपतवार जो है, खरपतवार बढ़ने का जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो पौधे से बहुत ज़्यादा होता है। अगर शुरू में हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, वो अगर पौधे से ऊपर बढ़ गया तो जो है वो सप्रेशन इफेक्ट दिखाते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए किसानों को जो है, अगर किसानों को अच्छे से अच्छा उपज उठाना है तो जो है खरपतवार कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश और पोषक तत्वों और स्थान के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खरपतवार फसल में रोग और कीटों, व्याधियों को फैलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज मिलकर इसकी गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं। बुआई के बाद और जो है 25 से 30 दिन, ये जो टाइम है ये खरपतवार के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। इसलिए अगर हम धान के बारे में बात करें तो बुआई के 2-3 दिन बाद, ठीक है, हल्का सा पानी का लेवल मेंटेन करते हुए हमको ब्यूटाक्लोर
खरपतवार नाशी या फिर जो कि एक हेक्टेयर के लिए 3 लीटर हमको स्प्रे करना है। और अगर पेंडिमिथालिन खरपतवार नाशी जो कि 1 हेक्टेयर के लिए 3 लीटर हमको स्प्रे करना चाहिए। इससे क्या होगा, बुआई के बाद जस्ट बाद जब हम लोग खाद देते हैं तब क्या होता है, खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, कुछ तीनों प्रकार के खरपतवारी, तो उसको जो है कंट्रोल करेगा। और अगर हम बात दलहन फसल के लिए करें तो दलहन फसल के लिए जस्ट आफ्टर द सोइंग, बुआई के बाद फ्लुक्लोरालिन जो केमिकल आता है उसको 1 हेक्टेयर में 3 लीटर स्प्रे करना चाहिए। और ध्यान रखें, 1 हेक्टेयर अगर खेत में आप स्प्रेइंग करेंगे तो जो मैं दवा का जो बताया उसको 500 से 600 लीटर पानी में घोल के आपको छिड़कना पड़ेगा, तब जाके उसका केमिकल का यूज़ जो है वो आप किसान को बढ़िया तरफ से दिखने को मिलेगा। और जो है दलहन फसल के लिए और एक जो इम्पोर्टेंट एक खरपतवार नाशी है उसका नाम है इमेजाथापर। उसको क्या है, अगर उसको हमको पौधा बड़ा होने के बाद करना चाहिए। जैसे अगर पौधे बुआई के 20 दिन बाद अगर स्प्रे करें तो 1 हेक्टेयर में हमको इमेजाथापर जो केमिकल है उसको 100 ग्राम स्प्रे करना पड़ेगा। और अगर 25 से 30 दिन बाद अगर बुआई की हमको स्प्रे करें तो जो है दवाई का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो 125 से 130 ग्राम प्रति हेक्टेयर के रेट में हमको स्प्रे करना पड़ेगा। इधर खरपतवार के नियंत्रण हेतु रासायनिक दवाओं का प्रयोग काफी बढ़ा है, जिसके कारण भूमि और वातावरण में प्रदूषण खतरा बढ़ने के साथ साथ कुछ खरपतवारों में इन शाकनाशी रसायनों के प्रति सहनशीलता भी बढ़ी है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए समेकित खरपतवार प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जाना अति आवश्यक है। गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करें, समुचित फसल चक्र अपनाएं और खरपतवार रहित प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें। वही बुआई हमेशा लाइनों में करना उचित रहता है। पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी उचित रखें, जिससे निकाई गुड़ाई करने में आसानी रहती है। वही उगे हुए खरपतवारों को नष्ट करने के लिए निकाई गुड़ाई करते रहें। खेतों में पूरी सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट की खाद का ही प्रयोग करें। हरी खाद का प्रयोग करने से खरपतवार कम उगते हैं। हैंड वीडिंग, ठीक है, हाथ से अगर मैनुअली वीडिंग का अगर प्रावधान है तो हाथ उस तरफ जाए, और अगर लेबर का कमी अगर महसूस हो, नहीं मिल रहा हो, तो जाके जो है केमिकल यूज़ के तरफ बढ़े। और एक चीज़ अभी जो है हम लोग टिकाऊ खेती के बारे में बात करते हैं, संरक्षण खेती के बारे में बात करें, उसमें एक मेन कंपोनेंट है क्रॉप रोटेशन, मतलब जो फसल चक्र का परिवर्तन। तो किसानों को मैं यही बोलूँगा कि जो है अगर एक साल अगर कोई फसल करे तो दूसरे साल दूसरा कोई किस्म का फसल करे। मान लीजिए इस बार अगर खरीफ के धान करें तो अगले बार जो है उसको रोटेशन करके दूसरा कोई दलहन या तिलहन का अगर फसल खेती करेंगे तो जो है वीड अगर टाइम के हिसाब से हम लोग तोड़े उसको, तो कुछ वीड होता है जो पूरा साल आपको दिखने को मिलेगा, जैसे हो गया दूब। कुछ होता है क्रॉप स्पेसिफिक, मान लीजिए धान में जो आता है कुछ घास टाइप का। तो जो है अगर फसल चक्र में परिवर्तन करेंगे तो जो एनुअल मतलब एक सीजन का जो खरपतवार है वो शिफ्ट होके जो पूरे साल रहने वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमको बाद में ग्लाइफोसेट ये सब का स्प्रे करने से खरपतवार को कंट्रोल करना आसान होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे। और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। भारत में
मछली पालन काफी तेजी से प्रचलित हो रहा है। ऐसे में झींगा मछली पालन के व्यवसाय के प्रति किसानों का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। झींगा पालन को आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में पालना सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन अब तकनीकी सहायता के चलते किसान खेतों में बनाए गए तालाबों में भी झींगा पालन कर सकते हैं। इस बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरपुर की मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास से। पूरा विश्व भर में आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि पूरे विश्व भर में महाझींगा पालन एक प्रमुख व्यवसाय के रूप से एक बहुत ही लोकप्रिय है। वो इसी कारण क्योंकि झींगा बहुत ही सुस्वादु एवं पौष्टिक एक आहार के रूप में भी देखा गया है। इसका अगर जैव रासायनिक बात करें तो इसमें पाया जाता है लगभग 20 से 21% प्रोटीन। साथ ही साथ इसमें पाया जाता है कैल्शियम, सोडियम, आयरन, फिर पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा भी। साथ ही साथ प्रोटीन का मात्रा भी बहुत ज़्यादा है दूसरे मछली के अंतर में। महाझींगा एक पौष्टिक आहार के रूप में उपयोग में आने वाला जलीय प्राणी है। ये मछली की प्रजाति न होते हुए भी जल में रहने के कारण सामान्य बोलचाल में मछली ही समझा जाता है। महाझींगा का पालन अन्य मछलियों जैसी रेहू, कतला, मृगल के साथ किया जा सकता है। चूँकि महाझींगा नीचे स्तर पर रहने वाला प्राणी है, इसलिए इसके तालाब में कॉमन कॉर्प या मृगल का संचयन कम मात्रा में करना चाहिए। महाझींगा पालन के लिए किसान बीज को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से मंगवा सकते हैं। इसके लिए मत्स्य पालक अपने प्रदेश मत्स्य विभाग या नजदीकी मत्स्य विभाग से संपर्क करें। और सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जब आप उसको डाल रहे हैं मछली को, तो ये बस ध्यान रहे कि वो बहुत ही अच्छा बीज होना चाहिए। एक ही उसका समस्या है कि बीज उसका ज़्यादा उपलब्ध नहीं मिलता है। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि आपका बीज का स्रोत कहाँ से आप ले रहे हैं। तो अगर आप उस हिसाब से डालते हैं और उतना ध्यान रखिए कि कितना उसका जो स्टॉकिंग है वो 50 से 100 प्रति मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। अब मीठा पानी में भी आप झींगा पालन बहुत अच्छे से उसको पालन कर सकते हैं। जब आप झींगा पालन करना चाहेंगे मीठा पानी में, तो मिनिमम आपको 1 एकड़ के ज़मीन चाहिए या फिर 1 एकड़ के तालाब रकबा वाला ज़मीन चाहिए, जिसमें आप महाझींगा आप उसको एक उसका जो प्रजाति साइंटिफिक जो नाम है वो है माइक्रोबैक्टीरियम रोज़नबर्गी और लोकली उसको स्कैम्पी भी बोलते हैं। मटियाही या दोमट मिट्टी वाले एकड़ या इससे छोटे तालाब महाझींगा पालन के लिए अच्छे होते हैं। महाझींगा के बीज संचयन करने के पूर्व तालाब की सफाई करवा लें ताकि उसमें किसी प्रकार की खाऊ मछली या हानिकारक कीड़े इत्यादि न रहें। इसके बाद सामान्य तौर पर जिस प्रकार मछली पालन के लिए तालाब की तैयारी की जाती है, ठीक उसी प्रकार से तालाब की तैयारी कर लें। साथ ही झींगा मछली को छिपने के लिए बांस, झाड़, पुराने टायर इत्यादि तालाब में डालें। जब तालाब के पानी का रंग हल्का हरा अथवा भूरा हो जाए तब बीज का संचयन करें। केवल महाझींगा पालन तकनीक में 20,000 झींगा के बीज प्रति एकड़ के दर से संचयन किया जा सकता है, जबकि अन्य मछलियों के साथ इसका 50% यानी कि 10,000 झींगा बीज का संचयन प्रति एकड़ किया जा सकता है। और जब तालाब में डाल रहे तो 15 दिन पहले ही तालाब को आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चूना लगभग 40 से 80 किलो, गोबर आपको डालना है लगभग 2 से 4 टन, आपको यूरिया भी डालना होगा 40 से 60 किलोग्राम और साथ ही साथ सिंगल सुपर फॉस्फेट 80 से 120 किलो प्रति एकड़। अगर आप ये सब डाल लेते हैं तो पोस्ट लार्वा का बात करते ही हम पहले बोलते हैं कि जो आपका जो झींगा का जो जीव चक्र है वो है जो अंडा के बाद उसका 11 लार्वल स्टेजेस होता है, जो कि 22 से 25 दिन तक ही उसका ख़त्म हो जाता है। 25 दिन के बाद वो पोस्ट लार्वल स्टेज में आता है, जो झींगा का जो एक छोटा रूप उसका धारण कर लेते हैं। उसी पोस्ट लार्वल स्टेज में ही आपको क्या करना होगा, आपको उसको तालाब में डालना होगा स्टॉकिंग के रूप में। उसको डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको खाना जो अगर आप पोस्ट लार्वा वाला स्टॉक करते हैं तो आपको खाना देना पड़ेगा सूजी, मैदा और उसके साथ अंडा का घोल मिला के उसको एक गोलाकार बना के उसको आप छिड़क दीजिए। सिर्फ एक ही ध्यान रखिए, आपको हर दिन उसको परिपूरक आहार देना ज़रूरी है, क्योंकि बिना सप्लीमेंट्री फीड का इसका विकास अच्छा नहीं हो पाता है।
झींगा सर्वभक्षी के साथ साथ परभक्षी स्वभाव का होता है, इसलिए तालाब में आहार की कमी न होने दे, अन्यथा भूखा रहने की दशा में झींगे आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। सामान्यतः झींगा बीज के वजन का 10% तक आहार प्रतिदिन झींगों की तीव्र गति से वृद्धि के लिए शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का भोजन दे। इसके लिए झींगों को भोजन के रूप में 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन देना लाभकारी होता है। इसके आहार में 4% सरसों की खली, 4% राइस ब्राउन और 2% फिश मील दे। साथ ही मांसाहार में प्रमुख रूप से मछलियों को चूरा, घोंघा, छोटे झींगे एवं बूचड़ खाने का अवशेषों को दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको सप्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और आपको सुबह और शाम 2 टाइम ज़रूर उसको खाना देना चाहिए। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप झींगा पालन करते हैं तो टेम्परेचर एक बहुत ही इसमें खासियत है। टेम्परेचर इसमें 24 से मिनिमम 24 से 35 डिग्री सेल्सियस तक ही होना है। जब इसके कम आ जाता है तो बेटर है कि आप उसको बेच दीजिए। 24 से अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है तो उसका जो मृत्यु का दर है वो भी ज़्यादा हो जाता है। झींगा की वृद्धि की जांच के लिए समय समय पर जाल चलाकर वृद्धि की जांच करें। ऐसे आहार का प्रयोग करें जो पानी में स्थिर रहे और जल को कम प्रदूषित करे। साथ ही जो झींगा 50 से 100 ग्राम के हो गए हैं उन्हें निकाल कर बेच दें ताकि बचे हुए छोटे झींगों का विकास किया जा सके। तभी आप उसको अच्छे से 6 से 7 महीना तक उसको आप पालन कर सकते हैं। तो इस समय क्या होता है, जो ये जो 6-7 महीना का जो पालन का जो समय है उससे झींगा मछली लगभग 50 से 100 ग्राम तक हो जाता है, जिसका मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। यानी अगर आप कॉमन मछली अगर डालेंगे जो कि मीठा पानी में होता है, यानी रोहू, कतला, नैनी, उसका आपको 150 से 200 या 250 प्रति किलो ही आपको दर मिलेगा। पर वही अगर आप झींगा मछली पालन करते हैं और महाझींगा अगर आप बेचते हैं, उसका 50 से 100 ग्राम तक भी आ जाता है, तो उसका रेट हो जाता है 300 से 350 प्रति किलो, जो कि बहुत ही बेहतर होंगे आप लोगों के लिए। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, फसल चाहे कोई भी हो, उसमें कई प्रकार के रोग और कीटों का प्रकोप होता है, जिनकी रोकथाम के लिए किसान दवाओं का छिड़काव करते हैं और इसके लिए किसान विभिन्न प्रकार के स्प्रेयर्स मशीन का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से स्प्रेयर मशीन आपके लिए उपयोगी हैं और इनका प्रयोग करते समय आप किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीट प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और उसके पोषक तत्व जो हमारे पौधा को और जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं उसको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सा मशीन है जैसे हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जैसे स्प्रेयर और डस्टर मशीन। आज बाजार में तमाम स्प्रेयर मशीनें उपलब्ध है, लेकिन सबसे अधिक उपयोग छोटी फसलों पर इनका किया जाता है, जिनकी क्षमता 15 से 25 लीटर तक की होती है। अगर बहुत बड़े एरिया पर या बड़े फल वृक्षों पर दवाओं का छिड़काव करना है तो ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर मशीनों का प्रयोग होता है। स्प्रेयर मशीन में भी हमारे बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि नैपसैक, हैंड स्प्रेयर, हैंड हेल्ड स्प्रेयर और पैडल ऑपरेटेड स्प्रेयर, जिसको हम लोग रोकर स्प्रेयर भी बोलते हैं और उसको लोकल भाषा में गटोर भी बोलते हैं, और एक पावर स्प्रेयर जो कि
हमारे कीट प्रबंधन के लिए एक ऐसी मशीन है जो कि केमिकल को हमारे लिक्विड को हमारे मतलब एक फुहारे की तरह जो केमिकल होते हैं हम पौधों को छिड़काव करते हैं। स्प्रेयर मशीनों का चुनाव आपको अपनी फसल के हिसाब से करना है। अगर 1 हेक्टेयर से कम की खेती है तो आप नेपसेक स्प्रेयर ले सकते हैं। ये मैनुअली और बैटरी चलित होता है। इससे एक दिन में 1 हेक्टेयर की फसल पर छिड़काव किया जा सकता है और एक आदमी बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। इसकी कीमत 2000 से लेकर 3000 रुपए तक है। कम एरिया वाले किसान राकर स्प्रेयर भी ले सकते हैं। इसे प्रयोग करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इससे एक दिन में 1.5 हेक्टेयर की फसल पर स्प्रे की जा सकती है। इसकी कीमत 4000 से लेकर 6000 रुपए तक होती है। अगला सबसे अधिक उपयोग होने वाला स्प्रेयर है पावर ऑपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर। ये 2 से 4 स्ट्रोक के इंजन से संचालित होता है जो पेट्रोल से चलता है और एक दिन में 2 हेक्टेयर एरिया पर स्प्रे की जा सकती है। पावर स्प्रेयर कई तरह के आते हैं। आप इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इनकी कीमत 6000 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक होती है। अगर बहुत बड़ा एरिया है या बड़े बड़े फल वृक्षों पर स्प्रे करनी है तो ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत लाखों में होती है। स्प्रेयर के माध्यम से उसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो भी केमिकल हम लोग घोले रहते हैं उसको पौधों में किस तरह तरीके से अच्छे सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स में कैसे तोड़ करके एक यूनिफॉर्म एक बराबर समुचित मात्रा में उसके ऊपर पड़े। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है कि उसकी प्रेशर कितनी उसका स्टडी होनी चाहिए। कहने का मतलब यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्रेयर की जो प्रेशर है कभी बहुत ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। और जो उसमें जो केमिकल होते हैं उसमें अच्छी तरह घोले हुए होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि अच्छे से घोल नहीं होने की वजह से वो हमारे स्प्रेयर मशीन चौक हो जाते हैं। तो इस बिंदु को कुछ हम किसान बंधुओं को इस चीज में ध्यान रखने की जरूरत है। कृषि से जुड़ा कोई भी यंत्र आप लेना चाहते हैं तो एक बार कृषि विभाग में संपर्क जरूर कर लें। अन्य यंत्रों की तरह ही स्प्रेयर पर भी अनुदान लाभ मिल रहा है, जिसका लाभ उठाकर आप कम कीमत में स्प्रेयर मशीनें ले सकते हैं। और जो दूसरी मशीन जो यंत्र पे जो अनुदान सरकार दे रही है वो है रोकर स्प्रेयर, जो हम लोग उसको पाँव से हम लोग प्रेस करके हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं। उसमें पैडल ऑपरेटेड रहते हैं, उसमें डिलीवरी हॉज लगे रहते हैं जो कि एक पाइप के माध्यम से जनरली इस तरह के स्प्रेयर को हम लोग गार्डनिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए हम लोग यूज में लाते हैं। और इसमें जो कैपेसिटी जो इसकी रहती है केमिकल छिड़काव करने की वो है 1.5 हेक्टेयर पर डे है। और जो हमारे पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर होते हैं इंजन ऑपरेटेड, वो भी केमिकल छिड़काव करने में बहुत ही महत्व और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होते हैं वो 15 मीटर तक वो छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग इंजन 3 HP इंजन से भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक से भी हम लोग यूज करते हैं। और जो हमारे जो ट्रैक्टर जो लोग किसान बंधु रखे हुए हैं वो भी इस पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर हैं वो अपने PTO के माध्यम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं ट्रैक्टर का जो है। अदरवाइज़ ये पावर टिलर से भी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान छिड़काव करने की ये एक मशीन है जो कि किसान को आराम से वो कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव जमला जिला मोतिहारी के नन्हे लाल ने। आपने मक्का की उन्नत बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अनाज की फसलों में मुख्य फसलों में इसका स्थान आता है। तो अभी जो हमारे किसान भाई बिहार में हैं इनमें प्रमुख मक्का की बुआई। अगर हम भूमि की तैयारी की बात करें तो हम किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी फसल होती है
उस फसल को बहुत भुरभुरी मिट्टी चाहिए। जब भुरभुरी मिट्टी रहती है तो बाद में हमको जोत कोल करने के लिए उसमें आसानी रहती है। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। इनकी जो संकर प्रभेदें हैं, शक्तिमान 1 है, शक्तिमान 2 है, पूसा आगाज संकर मक्का 3 है, DMH 117 है और SHM 1 है। ये सब वैरायटियां हैं जो संकर वैरायटियां हैं। 110 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। इनकी औसत उपज 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है। और जो हमारा संकुर मक्का होता है, जैसे सुवान हो गया, देवकी हो गया, ये सब जो वैरायटियां होती हैं ये सब संकुल मक्का होते हैं। इनका पकने की अवधि 85 से 105 दिन की होती है और इनकी उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। हमारा बीज दर होता है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका व्यवहार करना चाहिए। बुआई से पूर्व बीजों को बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। और हम जो बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, जब हम बुआई करते हैं, बुआई करते समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पोटास का इस्तेमाल करते हैं। 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम पोटास का इस्तेमाल करते हैं और जो हम 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बुआई के समय दे देना चाहिए। उसके बाद जब घुटने तक पौधे हो जाते हैं तो जब हम गोड़ाई कर लेते हैं उसके बाद 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमको नाइट्रोजन का व्यवहार करना चाहिए। और जब धनबाल या जीरा निकलता है उस समय हमको 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको अनुशंसित मात्रा देनी चाहिए। बुआई मेंढों के दक्षिणी भाग में करनी चाहिए तथा पौधों के आकार के अनुसार कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज रोपते समय हर मेंढ पर 2 बीज प्रति छिद्र में 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। बुआई के 12 से 15 दिनों के बाद एक छेद में केवल एक स्वस्थ अंकुर छोड़ें और अन्य को हटा दें, जिससे उनको एडिशनल इनकम जो बोलते हैं अत्यधिक इनकम प्राप्त होती है, अत्यधिक आय प्राप्त होती है, जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा होता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।